व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अहले पाकिस्तान मुसलमानों को रमज़ान मुबारक हो। कल पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में बेसिकली बदकिस्मती की बात यह है कि दुनिया जहान में मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी रिलीजियस त्यौहार आते हैं, जैसे क्रिसमस है, ईस्टर है, वेस्ट में जो आता है, तो कम्प्लीमेंट्री प्राइजेस पे चीज़ें मिलती हैं और 100 के बजाय 25%, 50% में चीज़ें मिलती हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल से ऑपोजिट हिसाब होता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ती है, करप्शन बढ़ती है। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो करप्शन करता है, दुकानदार की बात कर रहा हूँ, चीज़ें बेचने वाले की बात कर रहा हूँ, वो भी करप्ट है मुबैना तौर पे इस मुल्क में एट लार्ज। सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन बेतहाशा तादाद है। और वो ऑब्वियसली हुकूमत उनको नहीं कहती, लेकिन वो क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, लोग रोज़े रखते हैं, इफ्तारी और सहरी के लिए ख़ास इंतज़ाम किए जाते हैं, तो चीज़ों की क्योंकि वैल्यू बढ़ती है, तो ये बजाय इसके कि सप्लाई को बढ़ाया जाए, होता ये है कि डिमांड को देखते हुए प्राइजेस को 3-4 गुना % कर दिया जाता है। अब हुआ ये कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो हमने ये सोचा कि ये तमाम चीज़ें जो है नहीं होंगी, क्योंकि रियासत मदीना कॉन्सेप्ट है और ऑब्वियसली गवर्नमेंट असर्ट करती है, रेगुलेट करती है चीज़ों को, और इस तरह की बदमाशी जो है या जो माफियाज़ हैं इनको कंट्रोल करती है। आज मैं फिरदौस अहवान साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और वो जिस लाचारी और बेचारी से बता रहे थे कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल क्या होता है, और डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई जो है घटती है और लोग जो है वो चीज़ें उठा लेते हैं, दुकानदार चीज़ें बढ़ा लेते हैं। तो मुझे बड़ी बेबस नजर आई। लग ये रहा था कि वो अवाम है और वो हुकूमत से एड्रेस कर रही हैं, हालांकि दिस इज़ नॉट द केस। वो हुकूमत है, अब उनको चेक और कंट्रोल रखना चाहिए कि इस तरह की बदमाशी, इस तरह के माफियाज जो है वो अवाम की जेबों से एक्स्ट्रा पैसे रमज़ान के बाबरकत महीने में ना निकालें, ये गुनाह है। लेकिन हुकूमत जो है वो मुझे अभी तक तो फेल नज़र आ रही है, जिस तरह की लाचारी बेचारी का इजहार कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोरों पे और रमज़ान पैकेज बाज़ारों पे लगा दिया है। आम बंदा जो है उसको जिसको वहाँ तक एक्सेस भी नहीं है और उस रीच और रेंज में वो चीज़ें भी नहीं है, वो इसी महंगाई में पिसेंगे। पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो गया है और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में महंगाई आएगी। ये इमरान खान साहब का डिसीजन है। आज हमने कोशिश किया कि लोगों की राय ले सके रमज़ान की आमद पर कि वो मौजूदा गवर्नमेंट और महंगाई को लेकर क्या बात करते हैं। पहले आप वो सुन लें, उसके बाद मैं आपको ये ज़रूर सुनाऊंगा कि इमरान खान साहब जब पावर में नहीं थे तब उनके क्या कवाकब थे महंगाई और तेल के उस बहरान को लेकर। ज़रा सुने पहले अवाम की राय। इमरान खान साहब कह रहे थे तब्दीली है, ये चंगी तब्दीली आई है। इमरान खान को उतार दें और महंगाई खत्म हो जाएगी। जिसकी 20,000 रुपया तनख्वाह है वो बेचारा क्या करेगा? बच्चों को कपड़े लेके देगा या घर पेट्रोल डलवाएगा? इतने परेशान है, सारा तो जीना मुश्किल हो जाना। पेट्रोल तो महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, गरीब आदमी के पास में तो नहीं है। कोई चीज नहीं बैठा मिलती पे, जिधर भी जाओ तो यह चीज महंगी, यह चीज महंगी, यह चीज महंगाई नजर आ रही, कोई भी सहूलत नहीं नजर आ रही। एवरीथिंग इज परफेक्ट। सिर्फ टमाटर जो है वो 60 रुपये, प्याज 60 रुपये, तो आप खुद ही हिसाब लगा ले कि हम घर का खर्चा पूरा करें या इनको दें। तब्दीली ये आ रही कि हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। गरीब बंदा तो बहुत परेशान है। हर चीज महंगी हो गई है। 10 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई, 8-9 महीने में महंगाई कर। महंगाई बढ़ रही है, ये हमारा अपनी गलती है। हमने पीटीआई को वोट दिया। अवाम ने वोट उन्हें दिया, कुछ भी नहीं वो कर सके। खाने पीने की चीजें महंगी हो गई है। रमजान से 2 दिन पहले पेट्रोल का महंगा करने का मैं तोहफा दे दिया है। अब देखो किराए का मकान है, सजरी रोजी वाले हैं, बच्चे आते कल भी रो रहे थे कि अम्मी हमें चीजें लेके दो। हम पछतावा कर रहे हैं कि हमने पीटीआई को वोट दिया है। अभी तक हमें जो नजर आ रहा है कुछ भी नहीं हो सका। मुझे ये लगता था कि पीटीआई आएगी तो कुछ सहूलत हो जाएगी, हमने उसको वोट भी दिया, लेकिन ये जो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कुछ समझ से बाहर है। बिजली का बिल देखे कितना कितना आ रहा है। जो रिस्के हलाल कमाते हैं उनके लिए तो शॉपिंग करना अजाब है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, पहले से डबल हो चुकी है। शॉपिंग करनी तो दूर के बाद यहाँ पे दाल लेना मुश्किल। जब से इमरान खान आया है पता नहीं क्या हो गया। उनकी 12,000-13,000 रुपया तनख्वाह, वो कहाँ से खजूरें खरीदेंगे, कहाँ से बेसन खरीदेंगे, कहाँ से रोजे इफ्तार करेंगे। कोई गरीबी नहीं है, दूध भी वही भाव मिल रहा है, दही भी वही भाव मिल रही है, रोटी भी 6 रुपए की मिल रही है, नान भी 6 रुपए का मिल रहा है, 200 रुपए का सूट भी मिल रहा है। इतनी महंगाई है, कितनी देर से आए हुए फिर के अभी कुछ नहीं लिया। हर चीज इतनी महंगी है कि लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं। ऐसा वज़ीर आज़म नहीं हमें चाहिए। वो जो खजूर 40-50 रुपये किलो होती थी वो भी 200-300 रुपये किलो कर दी गई है और हुकूमत जो है सिर्फ देख रही है। मैं आपको ज़रा इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू सुनवाता हूँ जिसकी बेस पे उन्होंने लोगों को वोट लिया। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने धोखा दिया लोगों को, लेकिन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में ये धोखा होता है कि अगर आप लोगों को लारा कुछ और लगा दें नए पाकिस्तान का और दें उनको कुछ भी नहीं। तो ये इमरान साहब पहले क्या कहा करते थे महंगाई पर, ज़रा सुन लें। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पे 20 रुपए टैक्स आप देते हैं। ये जो अब IMF का इन्होंने पैकेज लिया है, इससे मजीद और लोगों की कमर टूट जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी। कभी पेट्रोल महंगा, कभी डीजल महंगा, कभी तेल महंगा, जो चीज बिजली कभी नहीं है, बिजली महंगी, और वह आवाम कुर्बानियां देती जा रही है। जो ये हुक्मरानों की करप्शन और चोरी है, इसकी कीमत आप महंगाई की जरिए देते।
IMF को कहेंगे आपने कर्जे दिए इनको, हम आपके कर्जे वापस नहीं करेंगे। इसी पाकिस्तान से आपको 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड डाउनफॉल हुआ है। इमरान साहब की गवर्नमेंट पे लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया, टैक्स देने के हवाले से टैक्स कलेक्शन कम हुआ है। आज शब्बर रिजवी साहब को लगा तो दिया FBI का चेयरमैन, लेकिन वो अकेले क्या कर सकते हैं जब तक अवाम का ट्रस्ट नहीं होगा इस हुकूमत को लेकर के। इनको टैक्स दिया जाए, ये ऐसे काम करे कि जिसकी बुनियाद पर लोग इनको इस काबिल समझे कि टैक्स दिया जाए। अभी तो ऑपोजिट हिसाब चल रहा है। और IMF के ऊपर ऑब्वियसली बहुत तनकीद प्राइम मिनिस्टर किया करते थे जब वो अपोजिशन में थे। आज जो उन्होंने बंदा लगाया है रजा बाकिर साहब अपोजिशन के नज़दीक, वो IMF के बंदे हैं। IMF का ऑफिस यहाँ खुल गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि IMF के साथ उनका बड़ा क्लोज ताल्लुक रहा है। स्टेट बैंक के जो जिनको प्रेसिडेंट लगाया गया है वो इससे पहले उनके रोमानिया मिशन के जो हेड करते थे, उसके अंदर IMF की चीज़ों को देखते थे। वो इजिप्ट के हेड थे IMF के। इसके अलावा IMF को अभी भी वो असिस्ट कर रहे थे और IMF की डेट पॉलिसीज़ के अंदर उनका बड़ा रोल था। उनको रिज़ाइन करवा के यहाँ लाया गया। इमरान खान साहब के पास अपना लोकल बंदा भी कोई नहीं है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगे कि एक IMF का बंदा लाकर तो आप IMF से डील कर रहे हैं, तो ये तो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। तो सवाल ये उठता है कि IMF की डिक्टेशन पे असद उमर को चेंज किया गया और उसके बाद IMF की टीम लाई गई जिसमें हफीज़ शेख साहब भी मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें व्यूअर्स आपके सामने हैं और हमारा आज का पहले उनसे बात कर लेते हैं। हालांकि डिस्कशन करने से होना कुछ नहीं है, मैं डिस्कशन करता रहूँगा। हुकूमत अभी देखना, हुकूमत से मैं सवाल करूँगा, उन्होंने नून लीग पे और जरदारी साहब पे सारा कुछ डाल देना है और उसके बाद अवाम ने इस रमज़ान भी पिसना है और अगले रमज़ान का भी कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होना है। जी उस्मान डार साहब मामले खसूसी प्राइम मिनिस्टर के बराए अमूर नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद होंगे। शहला रजा साहिबा वज़ीर बराए वुमेन डेवलपमेंट सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। डार भाई बात यह है, एक तो आज क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू हो गया बाबरकत, आप मदीने की रियासत को कहा ही ना करें। सूद पे चलने वाली इकॉनमी वैसे ही रियासत मदीना का रेप्लिकेशन नहीं हो सकती। अवाम मर रहे और हुक्मरान जो है वो आराम से बैठे हो, वो भी रियासत मदीना का डुप्लिकेट या उसका इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। और आप लोगों ने तो IMF से अहद किया था सूदी कारोबार कर्जा ना लेने का, आप तो उनकी गोद में और गिर गया। आपने उनकी टीम भी बुला ली। रियासत मदीना ना कहा करें, बाकी ठीक है आप कहें तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, आप पे कोई एतराज़ नहीं करेगा। देखिए कामरान, रियासत मदीना की तरफ तो इंशाल्लाह ताला सफ़र शुरू हो चुका है और वो जो तब्दीली या चेंज की जो आप बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा वक्त दरकार है। 6-8 माह में आप ऐसे दूध और शहद की नदियाँ नहीं बहा सकते। मैं मानता हूँ, हम समझते हैं मुश्किल हालात हैं, मुश्किल वक्त है, अवाम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। महंगाई की भी आप बात कर रहे थे, इसमें भी कोई शक नहीं है, महंगाई है और जिस तरह आपने कहा कि खुद साख्ता महंगाई भी है और बिलखसूस जिसको आपने चेक करना था या करना है, मैंने नहीं करना। आपने डंडे मार रहे हैं माफिया को। आप तो खुद सवाल कर रही हैं आपकी वजीर इत्तलात की। दो चीजें हैं, वो पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। देखे कामरान, दो चीजें हैं। देखे कामरान, दो चीजें हैं। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। हमने सियालकोट में एक डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप के थ्रू जो है प्राइस कंट्रोल किया। कीमत सियालकोट उस ऐप का नाम रखा था, कीमत पंजाब कामयाबी के बाद वो जा रही है। 50 लाख के करीब जुर्माने किए हैं। 12 से 14 ऐसे दुकानदार पकड़े जो खुद साख्ता महंगाई कर रहे थे। पाकिस्तान पूरा सियालकोट नहीं है, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। उस्मान भाई बड़ी अच्छी बात आपने किया। बताने लगा हूं ना एक सिलसिला, बात सुन लेना। मैंने वही आपको कहा है कि सियालकोट के बाद कामयाबी से टेस्ट होने के बाद अब वो कीमत पंजाब अनाउंस हो चुका है, पंजाब के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, फिर कीमत पाकिस्तान इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि कंज्यूमर को एम्पावर कर दें। उसके साथ साथ ठीक है, रमज़ान के महीने में मैंने अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जिस तरह इलेक्शन लड़ा है, दीगर MNA MPs हैं, मिनिस्टर साहिबान हैं, तमाम टिकट होल्डर्स हैं, मैं तो सबसे अपील करूंगा हम सबको जाना चाहिए रमजान। भाई बात ये है उस्मान भाई, बात ये है कि अब आपने क्योंकि बार-बार कोर्ट ही रियासत मदीना की है तो मेरे ज़हन से निकलती नहीं है। वहाँ पे जो खलीफा राशिद हुआ करता था, इवन सल्लम की विसाल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने वो अवाम की तरह ही ज़िंदगी गुजारा करते थे। अगर अवाम बदहाल थे तो उनकी ज़िंदगी भी वैसे ही थी। वो अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का तजारत थी या उनका बिजनेस था, उन्होंने बंद कर दिया। वो अवाम के साथ खड़े हुए थे। ये नहीं हो सकता कि मदीना मक्का में कहत पड़ रहा हो और खलीफा जो है वो जिस तरह हमारे शराफी हैं, जिनमें आप भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जहांगीर तरीन भी हैं, सब हैं, और हमारे वज़ीर आला पंजाब मरात ले रहे हो, ऐसा नहीं था। तो आप जब तक उनके लेवल पे नहीं आएंगे आपकी दर्द का कोई वेटेज नहीं है, क्योंकि आप तो उसी तरह हैं, आपसे मुराद हुक्मरान तो उसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं ना। आपके MNA के अलाउंस कम हुए, अपने MNA के अलाउंस कम करें ना। आपने तो पंजाब असेंबली में उल्टा 4 गुना बढ़ाने की सिफारिश कर दी। ये तो सोच है आपकी रियासत मदीना वालों की, ये तो तौहीन है रियासत मदीना कोट करना। यहाँ पे अभी तो बिगिनिंग भी नहीं हुई।
कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपका मदीना का। देखिए कामरान, पहले देखे पहले तो आपके वजीर आज़म इमरान खान कोई जाती कारोबार नहीं कर रहे। मुझे कोई कारोबार बता दें गवर्नमेंट में, हुकूमत में, एम्पावर में आने के बाद कोई इमरान खान साहब ने कारोबार शुरू किया हो। आपने मेरी तरफ इशारा किया है, मुझे आप 1 रुपया, जब का मैं ऐसे PM बनाऊं, प्राइम मिनिस्टर के साथ यूथ अफेयर्स देखो, 1 रुपये का भी उस्मान डार की जात का खजाने पे बोझ नहीं है, ना तनख्वाह ना गाड़ी। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप MNAs की तनख्वाहें आधी कर देनी चाहिए, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, आपकी तनख्वाहें आधी कर देनी चाहिए। वहाँ पार्लियामेंट में जो एयर कंडीशन का बिल है जो आवाम पे कर रही है, वो पंखों में बैठे ना आप। हाउस ऑफ कॉमन्स देखा आपने इंग्लैंड का, वहाँ लोग फट्टों वाली, सर मेरी अर्ज सुन लेना, आपसे पूछ रहा हूँ, फट्टों वाली जगह बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर और MPs एक दूसरे पे चढ़ के बैठते हैं। आप लोग तो शराफिया की तरह ऐसे बादशाहों का मुगल दरबार लगा हुआ है, अवाम मर रही है और आप बैठे हुए AC वाले पार्लियामेंट के अंदर और इतने बड़े बड़े जहाजी साथ सोफे। ये तौहीन नहीं है अवाम की, ये रियासत मदीना है, ये तौहीन है उसकी जो आप बातें कर रहे हैं सर। देखिए कामरान, जब हमने ऑस्टेरिटी का आगाज किया और ऑस्टेरिटी कैंपेन का आगाज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जात से किया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहूंगा, आपने देखा किस तरह का फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई जी, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रह रहे हैं जी। उसके बाद आपके सामने उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में रहूंगा, गाड़ियों पे आते हैं, सादे तरीके से आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अखराजात कम किया, अपनी ज़ात से वज़ीर आज़म ने शुरू किया, फिर इसी तरह CM उस्मान बुज़दार साहब ने किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मराद डबल कर दे, उन्होंने कहा कि ताहियात घर चाहिए, वो तो मीडिया ने खबर उठाई तो आपको पीछे होना पड़ा। ये तो सोच है यार आपकी क्या? देखिए वो फैसला कामरान, वो फैसला पार्लियामेंट का था, कोई बुज़दार साहब का नहीं था, वो तो पार्लियामेंट ने पास किया था। उसके बाद मैं कहता हूँ ऐसी पार्लियामेंट नहीं चाहिए इस अवाम को भाई, जो अवाम मर रहे हैं और वो 4 गुना इजाफा मांग रहे हो, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आपको तो तबर्रा करना चाहिए, इस पे तनकीद करनी चाहिए लोगों पे। लेकिन देखिए मैं खुद उसी बात पे आ रहा हूँ जो मैं आपको कह रहा था कि वो तमाम जो MNA MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें वसाइल दे रखे हैं, अगर वो सैलरी ना भी लें तो कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ जी अगर वो साहिब हैसियत नहीं भी है, अगर वो अवाम के नुमाइंदे हैं तो अवाम तो भूख से मर रहे हैं, उनकी सैलरियां इतनी हैं और ऊपर से आप मराद भी देते हैं। बहुत सारे देखें, अब आप एक बात बताएं मुझे, उस्मान भाई मुझे एक बात बताएं, मैं आपके खिलाफ पर्सनल बात नहीं कर रहा, जितने मावन खसूसी प्राइम मिनिस्टर ने लगा दिए हैं, आप तनख्वाह ना भी ले रहे हो, आप लोगों को गाड़ी नहीं मिली हुई, आप लोगों को प्रोटोकॉल नहीं मिला हुआ, आप लोगों को सरकारी मुलाजिम नहीं मिले, क्यों है? कोई प्रोटोकॉल नहीं, गाड़ी मिली हुई है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, खजाना से गाड़ी मिली हुई है। सर गाड़ी मिली है, गाड़ी भी क्यों मिली हुई है? क्यों मिली हुई है गाड़ी? मावने खसूसी गाड़ी नहीं ली ना, वही तो कह रहा हूँ, आपने अकेले ने ली, बाकियों ने भी नहीं ली। खुद गाड़ी आपकी तो फौज जफरे मौज 18 आपके मावने खसूसी जिन्होंने नहीं ली। देखे जो बहुत सारे हैं उन्होंने नहीं ली, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉब्लम क्या है? प्राइम मिनिस्टर को 13 बंदे क्यों चाहिए यार अभी तर्जुमानी के लिए? डार साहब आप काफी नहीं है या कोई और काफी नहीं है? 13 बंदे क्यों चाहिए? कोई देखे ये क्या कमजोरी है सियासत की? कोई गैर आईनी बात तो नहीं है। पांच एडवाइजर तो आपके आइन में भी हैं। स्पेशल असिस्टेंट वो रख सकते हैं, एक्सपर्टीज आपने 13 रख दी है, आपने 13 रख ली है, उसके साथ उनकी गाड़ियां भी है, पेट्रोल भी है, उनके मुलाजिम भी है, टेलीफोन का बिल भी है। आप नहीं ले रहे, बाकी तो ले रहे होंगे, उनके ऑफिस भी है, उसके अखराजात भी है, वो कौन दे रही है? माजी में देखे कामरान, माजी में तो 70 की कैबिनेट यार इस मुल्क में रही। सर आप मेरी बात तो हमने 40 तक नहीं क्रॉस की। मेरी एक बात सुने, तो अभी भी अगर आप कंपैरिजन कर लें उस मेरी एक बात सुने मेरे भाई, तो मुझे उस्मान भाई कभी भी अपने आप को इतना कमजोर ना समझे आर्गुमेंट देते हुए कि गलत चीज की मिसाल दे के तो डिफेंस करें अपना। 70 की पार्लियामेंट गलत थी, ये कौन कह रहा अच्छी थी? आप तो वोट लेके, आप उसके खिलाफ वोट लेके आए हुए हैं, आपको तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए, आप स्टेटस के खिलाफ आए हुए। बहरहाल मैं शैला साहब के पास जाऊंगा सर, आपके पास दोबारा आऊंगा। नहीं एक सेकंड जी फरमाइए, आपको सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कहने लगा था, अगर मैं माजी की बात करता हूं, चाहे हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इनकी करप्शन की बात करते हैं, कर्जाजात की बात करते हैं, तो एनालिसिस करना पड़ता है। ना करें जी, ना करें, माजी की बात ना करें। आप सिर्फ रियासत मदीना के नाम पे वोट लेके उसकी बात करें, उसमें तो उसका तो शायबा तक आपकी गवर्नमेंट में नहीं है, उसका नाम ना लिया करें। ये बड़ी तौहीन होती है मजहब की भी हमारे, और हिस्ट्री की भी तौहीन है ये। मैं आगे जाऊंगा शैला रज़ा साहिबा के पास। शैला साहिबा, बात यह है कि मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने कितनी अच्छी टीम ली है उस्मान डार साहब की पार्टी ने। उन्होंने आपका वजीर खजाना लिया, ऑब्वियसली आपको उस पर कोई तनकीद तो कर नहीं सकते हो कि उन्होंने 3 साल आपको भी सर्व किया है। एक टैलेंटेड IMF का बंदा जो एक्सपीरियंस आदमी है, वो डीलिंग भी समझता होगा IMF की, उसको इन्होंने ले लिया है। शबर जैदी साहब जो है बड़े अच्छे आदमी हैं, उनका इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है अकाउंटेंसी का। आपने इसको क्यों बना दिया पॉलिटिकल गिमिक्री? आपने कहा जी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है ये हुकूमत, IMF का ऑफिस खुल गया, इधर जरदारी साहब आज फरमा रहे थे, क्यों वजह, क्यों कह रहे हैं आप इस तरह?
अच्छा, पहली बात तो उस्मान डार साहब से और आप सबसे पहले तमाम मुसलमान जहाँ भी हैं उनको रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है, उसकी मुबारकबाद। जी खैर मुबारक। दूसरी है कि जो वज़ीरों की कम तादाद है, ये इनका कारनामा नहीं है, ये 18वीं तरमीम का कारनामा है जिसके ये पीछे पड़े हुए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाज़ार की प्राइस, एक आम बाज़ार की और इम्तियाज़ जनरल स्टोर जिससे गरीब जाकर अपना सामान ख़रीदते हैं, उसमें अगर आज आप सामान उठाएं तो आटे पे 4, चीनी पे 5 और घी पर, आम घी पाकिस्तानी जो है उस पर 8 रुपये बढ़े हैं। तो बाज़ार में तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो महंगाई तो होनी थी। पेट्रोलियम मसनूआत पे इतनी कीमतें बढ़ाई हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। अब रही बात कि हम क्यों तनकीद कर रहे हैं, देखिए स्टेट बैंक के थ्रू पाकिस्तान जो दुनिया भर से डील करता है, चाहे उसमें आपके सब्सिडी हो, उसको किस तरह से बैलेंस किया जाना है, चाहे आपने जो हथियार ख़रीदे हैं या क्या करना है, वो सब आप इधर से रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब आप वहीं पे अपना एक आदमी बिठा रहे हैं तो आप तो अपनी तमाम बातें पूरी IMF को दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब कोई पाकिस्तान का आदमी बैठेगा और वो डील करेगा तो वो अपनी आवाम के सब्सिडी को सोचेगा। अब यहाँ पे हर चीज़ की सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर दी गई, बिजली से लेके हर चीज़ की। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि ये मुस्तकिल कह रहे थे कि हम निजकारी नहीं होने देंगे, लेकिन अब वो भी ऐलान हो गया कि निजकारी भी शुरू हो गई। और वो लोग जो 1 लाख नौकरियां देने, 5 लाख नौकरियां देने के लिए आए थे, 1.5 लाख नौकरियां लोग कह रहे हैं कि इनके आने से। शैला साहिबा, ये क्या करें? हैवी डेट है जो इमरान खान ने नहीं चढ़ाया इस मुल्क पे, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना इनको, इन बेचारों, ये क्या करें? ये मैं जेन्युइन बात पूछ रहा हूँ आपसे। मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। और अब बाकी ये मज़ीद कहाँ से देंगे? अब इनकी बात का जवाब ये है कि ऐसा नहीं था कि ये आंखें बंद किए बैठे थे और इनकी तैयारी नहीं थी। इन्होंने कहा था हमारे पास 200 माहिर माशियात हैं, इन्होंने कहा था हमारा सारा सिस्टम तैयार है, इन्होंने शेडो कैबिनेट बनाई हुई थी कि ये हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। और जावेद हाशमी साहब जब ये कह रहे थे कि भाई आपके पास टीम नहीं है, आप नहीं लें, आप नहीं कर सकेंगे, तो सारे जावेद हाशमी साहब को गलत कह रहे थे। अब आप उनके आदमी को बिठाकर आप वो IMF की शराइत पूरी कराएगा या आपके लोगों के मसाइल हल कराएगा? सही, वो तो उनका शख्स है और सब जानते हैं कि उसने किस तरह से मुख्तलिफ ममालिक में उनके लिए सर्व किया है। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि इनकी टीम कहाँ है। और मुझे ये पूछना है कि आप 9 महीने के बाद ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लिए सर्व नहीं करेगा मैं उसे निकाल दूंगा। यानी 9 महीने जब हम चीख रहे थे कि ये गलत हो रहा है तो आप हमें झुटला रहे थे। अब आपके सारे लोग जो हैं वो ज़ीरो पे आउट हो गए। उस्मान डार साहब ने जो है वो सियालकोट में बहुत कुछ अच्छा बता दिया और सियालकोट ही की वज़ीर इत्तलात जो इनको बहुत अजीज़ हैं वहाँ पे, जो कि वहाँ की सारी सियासत है, उससे पता चलता है कि इनके और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात। आपकी भी अजीज़ा थी पहले, वो हाथ झाड़ के खड़ी हो गई हैं। नहीं, मेरे तो थी, पीपल्स पार्टी भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। नहीं, सियासी तौर पे थी। मैं इस हवाले से बातें नहीं कर रही। उस्मान डार समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा जी, चलो मैं आवाम को समझाने की कोशिश करता हूँ मजीद थोड़ा सा, क्योंकि जब आप पॉलिटिशियन एक दूसरे समझा रहे होते हैं तो आवाम को समझ नहीं आ रहा होता। समझा रही हूँ कि जी सियालकोट के अवाम ये समझते हैं कि इन लोगों के क्या ताल्लुकात थे, PTI के क्या ताल्लुकात थे। फिरदौस साहब, जनाब मैं शैला साहिबा, मैं इस मुल्क के अंदर बात कर रहा हूँ जो लोग मर रहे हैं इन्फ्लेशन में। रमज़ान के मौके पे मेरा ये इशू नहीं है, सियालकोट हमारे दिलो जान से अजीज़ है, लेकिन सियालकोट और डार साहब और फिरदौस आशिक अवान साहिबा इशू नहीं आज के टॉपिक का। प्लीज़, क्या हो गया आपको? देखिए, मैं कह चुकी हूँ कि मैं ये कह चुकी हूँ कि सियालकोट में भी कोई बेहतरी नहीं है। चलें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कराची में बैठे तो हमें सियालकोट के ज़मीनी हक़ाइक़ पता नहीं है। ये वाली बात मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये एक अलग बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, दूर के डोल सुहाने नहीं है, जबरदस्त, सब एक सा है, सब परेशान है।
और मैं एक और बात कह रही हूँ कि एक और जो ये गलत काम करने जा रहे हैं वो है केपी और पंजाब में जो ये बीडी सिस्टम ला रहे हैं और अचानक इन्हें अयूब अच्छा लग रहा है और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बुनियाद रख रहे हैं, ये एक तबाही की तरफ जा रहे हैं इमरान साहब। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं आ रहा, ये आई थिंक आप लोगों के जहन की इख्तरा है, लेकिन उन्होंने क्या कहा सुनवाता हूँ। उसके बाद तारिक फजल चौधरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुंच गए तो उनके पास जाऊंगा। जी, प्राइम मिनिस्टर ने आज क्या कहा है, जरा नया बल्दियाती निज़ाम। एक ज़माने बीडी सिस्टम होता था व्यूज़, अयूब खान के दौर में अनइलेक्टेड नुमाइंदे नीचे से ऊपर चुनते थे लोगों को, तो वो आपको उसकी ये बात करी थी शहला साहब। सुन लेते हैं आज इमरान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम किधर से आ रहा है। पहले तो सारा पार्लियामेंट को तैयार होना पड़ेगा, इसमें जो भी करना पड़ेगा। हमारे से ये नहीं आया, मुझे नहीं पता कि कौन ये सारी जगह आप कह रहे हैं जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रही है, हमें नहीं पता किधर से आ रही है। 18th अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को पैसा इकट्ठा करना चाहिए था, अभी सूबों के पास वो कैपेसिटी नहीं आई पैसा इकट्ठा करने की, तो लिहाजा वो सारा सेंटर पैसा देता है। इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बैंकक्रप्ट है, क्योंकि जब तक वो सूबों को पैसा देते हैं वो माइनस में चली जाती है फेडरल गवर्नमेंट। इसलिए ये भी आगे ये जो 18th अमेंडमेंट की वायबिलिटी भी डिपेंड करती है, ये अगर हमारा बल्दियाती निज़ाम कामयाब होगा, क्योंकि फिर वो मदद करेंगे, वो खुद पैसा इकट्ठा करेंगे अपना, और तब ये सिस्टम चल सकता है। तारिक भाई, इतना अच्छा सिस्टम लेके आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, नया बल्दियाती सिस्टम। पहली बार हर पंचायत और कौंसिल का सरबराह कानूनी तौर पर पंचायत में रहने वाले तमाम अफराद को जवाबदेह होगा। हर पंचायत और नेबरहुड कौंसिल के साल में कम से कम 2 इजलास आम होंगे। हर वोटर जनरल असेंबली में वोट का हक रखेगा, जनरल लेवल पर बनाई जाएगी। लंदन और इस्तांबुल की तर्ज पर मेयर का बराह रास्त इंतखाब अमल में लाया जाएगा। प्रॉब्लम क्या है इसमें जनाब? आपको मुबारकबाद दें प्राइम मिनिस्टर को, इशू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरान साहब, सबसे पहले आपको और पूरी मुसलमान उम्मा को रमज़ान मुबारक। जी, आपको भी खैर मुबारक। जो सबसे पहले आप अभी जो टॉपिक इससे पहले आप डिस्कस कर रहे थे, मैं थोड़ा सा ज़रा जी ज़रूर तारिक भाई ज़रूर आ जाते हैं। देखें इशू ये है जी कि मौजूदा जो हुकूमत है, इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि महंगाई के हवाले से जो प्रॉब्लम है वो लाई कहाँ पे कर रही है। और इन्हें जो लोग भी मीडिया को फेस करते हैं, इनके सीनियर जूनियर मेंबरान पार्लियामेंट, वज़रा, इनके स्पोक्स पर्सन, उन्हें सिर्फ एक चीज़ रटा दी गई है कि कोई भी बात आप पे की जाए आपने पिछली हुकूमतों में फेंक देनी है। ये मतलब कोई जिन्होंने टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, बाहर से पैसे नहीं आ रहे, महंगाई पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ हो रही है, पिछली 2 हुकूमतों में फेंक दो। भाई बात ये है कि अब 9 महीने से ज़्यादा आपको होने वाला है, जिम्मेदारी अब आपको लेनी पड़ेगी। ये जो बात है ना जी कि कर्ज़े बहुत ज़्यादा थे, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा था कि उसका आप फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, कर्ज़े कितने आए, क्या क्या पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स लगे, किसके शोबे में लगे, उसके बाद बात करें। मैं तो ये 8वीं नहीं 5वीं क्लास से ये बात सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान के बजट का 80% जो हिस्सा है वो या हमारे दिफा पे जाता है या हमारे जो कर्जे हैं उनकी किस्तों पे जाता है। ये तो उस वक्त की कहानी अभी तक चली आ रही है, ये कोई नया राग आप नहीं अलाप रहे, लेकिन आप तयन करें कि किस वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, इन्हें पता ही नहीं है। टमाटर की, गोभी की, सब्ज़ी की कीमत भी कहीं अगर महंगी हुई है तो इनके स्पोक्स पर्सन हजरात जो हैं टीवी पे आते हैं, उन्होंने ये भी डॉलर की कीमत के साथ और पिछली हुकूमतों में फेंका है। ये कई दफ़ा ये प्रोग्रामों में कर चुके हैं, आपके प्रोग्राम में भी कर चुके होंगे। देखें, एक जो काश्तकार है, मेरा अपना ताल्लुक एक ज़मींदार फैमिली से है, काश्तकार को उसकी जो आइटम है उसके पैसे मिल नहीं रहे। जब ये मार्केट में चीज़ पहुंचती है, जो उसका एंड यूज़र है उस तक पहुंचते हुए जनाब ये 10 नहीं, ये 200 गुना महंगी हो चुकी है। ये हुकूमत रोक रहा है सर, ये हुकूमत रोक रहा है इस माफिया को। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनकी इनकॉम्पिटेंसी है, इन्हें पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये कितने लोग इसमें फ़ायदा कमा रहे हैं, और अवाम तक ये जो है ये महंगाई का जो जिन है इसने अवाम को बुरी तरह जकड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर, लोग ना तो समझ पा रहे हैं, ना इस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। बल्दियाती निज़ाम पे ब्रेक के बाद सर, मैं ब्रेक के बाद में बात करूंगा, सिर्फ तारिक भाई आपके पास ही आऊँगा, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले उस्मान भाई ज़रा फुटेज दिखाएं जो प्राइम मिनिस्टर आज बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रोड्यूसर साहब। उस्मान भाई ज़रा एक बात बताइए, ये एक प्राइवेट फंक्शन, प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या ये ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्राइम मिनिस्टर की? सवाल है, मतलब ये प्राइवेट लेवल पे इंटरेक्शन थी मीडिया के साथ या ये ऑफिशियल एक प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में हो रही थी? मेरा ख्याल है ऑफिशियली थी, जो आप सबको बुलाया गया था वहाँ, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही थी, तो ऑफिशियली होगी ना। तो ये जहांगीर तरीन साहब क्या कर रहे हैं इधर?
अब सही जवाब देना यार। अब उस्मान भाई मैं बताऊं बात क्या है, अब आपने और मैंने ना इस महीने सच बोलना है, क्योंकि अब तो शयातीन भी कैद कर दिए थे। जी आपको जहांगीर खान तरीन से बड़ी खास मोहब्बत है? कोई मोहब्बत नहीं है, ना कोई नफरत है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, वाकई बड़े डिसेंट आदमी हैं। जो बल्दियात लेकिन नहीं मुझे पता है ना वो वहां पे क्या कर रहे थे। ये तौहीन अदालत है, तौहीन अखलाकियात है। मतलब आप क्या शो करना चाह रहे हैं जिस बंदे को नाअहल करार दे दिया गया हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो वहां क्या कर रहे हैं? तो जहांगीर तरीन साहब नहीं स्टेट अफेयर्स में वो क्या कर रहे हैं सर, बताएं ना प्राइम मिनिस्टर वो क्या कर रहे हैं, ये जवाब दे। ये कोई प्राइवेट पार्टी थी? देखिए वो देखिए वो एज सच स्टेट अफेयर्स नहीं है जो आप एक नैरेटिव बना यार हद होगी सर, ओथ उन्होंने उठाया हुआ नहीं है। मेरी बात सुनिए उस्मान भाई, उन्होंने ओथ नहीं उठाया मीडिया को चंद रोज का बाद क्या काम है उधर सर? खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यार। मेरी बात बल्दियाती निजाम पे उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे उससे कोई गर्ज ही नहीं है, मैं प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं। उसमें एक अनऑफिशियल बंदा जिसको कानून ने कहा है कि आप नाअहल हैं और उनकी इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट्स निकली हैं, मुबैना करप्शन उन पे निकली है, उनके फेक अकाउंट्स निकले हैं, उनके चौकीदारों के नाम पे जो नवाज शरीफ साहब इल्जाम था, वो क्या कर रहे हैं उधर? क्यों है उधर? उन पे कोई जेआईटी नहीं बनी यार। जीआईटी का क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है? उनका केस करप्शन टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं आपको केस पढ़ के अच्छा जी मैं ब्रेक लूंगा, मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन इसी पे बात करेंगे आगे। फिर डॉक्टर साहब मैं इसी पे बात करूंगा आगे, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि जो आप टेक्निकल ग्राउंड कहें, क्या शानदार अल्फाज सुप्रीम कोर्ट ने बोले में, उसके बाद क्या जवाब बनता है एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठने का उनका, अनलेस कि आपके ज़हन में कुछ और है या आप उनसे पता नहीं क्या कौन सी प्रिविलेजेस लेते हैं जो हमें नहीं पता, हमें पता होनी चाहिए। ब्रेक लूंगा जी इसमें मैं। जी व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। 50 ओवर्स का मैच है, इमरान खान साहब ने जो खेलना है 10 ओवर ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, 9 महीने हो चुके हैं और लोगों के नज़दीक पोजीशन ये है कि 0 पे 5 आउट हैं, तो इससे आप मैच का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनलेस के अब जावेद मियादाद साहब आके आखिरी गेंद पे छक्का मार दें। अब उस आखिरी गेंद तक अवाम के साथ क्या होगी ये भी किसी को नहीं पता। बड़ी अच्छी बात कही डार साहब ने, वो कह रहे हैं कि जनाब वो तो जहांगीर तरीन साहब तो टेक्निकल बुनियाद पे निकले हैं। ये मैं समझता हूँ कि अदालत की और मीडिया की और हम सब की कॉन्शियस को इंसल्ट करने वाली बात है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ फैसला किया क्या गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनाब, कोर्ट इन कोर्ट 12 एकड़ पर वाक़या हाइट हाउस प्रॉपर्टी का असल मालिक जहांगीर तरीन है, इनके लिए 50 करोड़ बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को इंतखाबात के मौके पर जाहिर नहीं किया गया। ऑफशोर कंपनी में उन्हीं की मलकियत है। इन पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक होता है। नवाज शरीफ साहब याद आ रहे हैं मुझे इस वक्त। बेनिफिशियल मालिक के हवाले जहांगीर तरीन वाज़ेह जवाब नहीं दे सके, उन्होंने अपने असासे छुपाए, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। जरा डार साहब का रिएक्शन दिखा दें भाई, जरा साथ साथ देखना चाह रहा हूँ मैं। बेनिफिशियल मालिक के जहांगीर तरीन का जवाब वाज़ेह नहीं, उन्होंने अपने असासे छुपाए, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। अवामी नुमाइंदों के एक्ट के तहत जाहिर करने के पाबंद थे, नहीं, उन्होंने मुल्क की आला तरीन अदालत के सामने सच नहीं बोला। डार साहब सुन रहे हैं, इसलिए जहांगीर तरीन को ईमानदार करार, यार डार साहब को दिखाए ना यार, आप प्रोड्यूसर साहब हटा दें इसको। डार साहब सुने, लोग आपको देखना चाह रहे हैं, आप करते क्या हैं। जहांगीर तरीन को ईमानदार करार नहीं दिया जा सकता, अदालती फैसला। वो क्या कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के? भाई जवाब दे दे इसका। हमने गलत बात नहीं करी, रमजान है। जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, और छोड़े सर प्रॉपर्टी, अदालत ने कहा ईमानदारी नहीं है, वो बात कर रहे हैं सर, वो ईमानदार नहीं है, उन्होंने झूठ बोला है अदालत से। 62(1)(f) सबके लिए। Why is he sitting with next to the prime minister सर? बात ठीक है, मेरी नहीं अदालत की बात है सर। देखिए जब वो बल्दियाती, वो क्या कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ? एक एडवाइजरी रोल है। नहीं क्यों है यार, जब वो एक ईमानदार आदमी नहीं है, एडवाइजरी रोल क्यों है उनका? बल्दियाती निजाम के ऊपर देख यार, कभी ज़राअत पे उनका रोल है, कभी पंजाब की क़यादत के ऊपर उनका रोल है, वो तो बड़े हरफन मौला भाई, लेकिन अदालत कह रही है नाअहल है। अच्छा मुझे सुन लेना जरा, जरा थोड़ा हौसला करके कामरान, आप सुन ले। मुझे नहीं पता आपकी क्या जाती एक रंजिश है। कोई जाती नहीं है भाई, कोई जाती नहीं है। ये देखिए, ये आपने बिलो द बेल्ट बात की है। जहांगीर तरीन साहब की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, बड़े अच्छे आदमी हैं। उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, या तो बता देना कि वजीर आज़म वो बन ही नहीं सकते पब्लिक ऑफिस होल्डर, फिर भी बिठाया हुआ प्राइम मिनिस्टर साथ। यही तो पूछो क्यों बिठाया हुआ है? उनको कोई फंड्स का कंट्रोल दे दिया जहांगीर खान तरीन को। भाई वो बैठे क्यों है प्राइम मिनिस्टर के साथ यार? व्हाई इज ही सिटिंग? टाइम लगाकर अगर उनकी किसी सजेशन से कौम का मुल्क का फायदा हो सकता है, उसमें अर्जी क्या है भाई? टेलीफोन पे देना सजेशन, सरकारी जगह पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हुए हैं, सरकारी पोर्टफोलियो को लेके बैठे हुए उनके लिए। चले
डॉक्टर साहब बात ये है, डॉक्टर साहब मैं आपसे मजीद बहस नहीं करना चाहता, आपने अपनी कब्र में जाना, मैंने अपनी पे तो नहीं बैठे। सर छोड़ दे, आपने अपनी कब्र में जाना, मैंने अपनी कब्र में जाना है। आप गलत डिफेंस कर रहे हैं, आप गलत डिफेंस कर रहे हैं, आप गलत डिफेंस कर रहे हैं। आपको अवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सवाल करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर क्यों बैठे वहां, वो आप उल्टा उनको डिफेंड कर रहे हैं। यार ये आप गलत कर रहे हैं डार भाई। लेकिन मैं तब बात करूं ना जब प्राइम मिनिस्टर उनको कोई ओहदा दे रहे हैं, कोई पब्लिक ऑफिस दे रहे हैं। भाई ओहदे की बात ही नहीं है, बगैर ओहदे के ही इज सो पावरफुल दैट ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिशियल ब्रीफिंग। व्हाई? देखिए यार, लेकिन ये आपके प्राइम मिनिस्टर का 1,70,00,000 पाकिस्तानियों ने जिन्होंने वोट किया प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है, उन्होंने उनको बिठाया। शैला साहिबा प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है, उन्होंने IMF का बदला लगा दिया। आप ट्रस्ट करें, ऑब्वियसली उनको 1.5 करोड़ वोट पड़ा है, आप इस पर एतराज क्यों करते हैं? उनका इस्तेकाक है, जहांगीर तरीन साहब को बिठाएं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अच्छा, मुझे बड़ी तकलीफ़ है क्योंकि डार साहब हों या सीमा ज़िया हों, इनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब के लिए कुछ करें। बड़ा आइडियलाइज़ करते थे लोग जब वो कहते थे कि हम निकाल फेंकेंगे, ये करेंगे। तो जब जहांगीर तरीन साहब का फ़ैसला आया लास्ट ईयर, तो सीमा ज़िया ने कहा अच्छा वो उनके साथ ये हुआ, और अब उनके अगर वो गलत थे। आधे घंटे बाद एक इनके मीडिया सेल से मुनाफिक अलर्ट करके एक ट्वीट किया गया, और आधे घंटे के अंदर सीमा ज़िया साहिबा को माफ़ी मांगनी पड़ी। और मैं ये समझती हूँ कि फिर ये कहते हैं कि PAC जो है वो शहबाज शरीफ को क्यों दी, मरियम साहिबा अपनी पार्टी की सदर क्यों है, किस मुंह से कहते हैं ये लोग? तो ये तो इनकी मजबूरी है कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, उस्मान डार जान पे खेल जाएगा, नहीं बोलेगा। अब हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे इनकी कि ये आपने एक वज़ीर आज़म के फरमान सुनाया कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की कौन बात कर रहा है। देखिए यही तो रऊनियत है कि पता ही नहीं है। आपके KP के वज़ीर गवर्नर, आपके सिंध के गवर्नर, आपके चौधरी फवाद को छोड़कर और एक दो को छोड़कर काफ़ी वज़ीर, यहाँ तक कि वो वज़ीर साहिबा भी जो बारिश से लेकर हर चीज़ का क्रेडिट वज़ीर आज़म को देती हैं, इन सब ने सदारती निज़ाम पे बात की है। आपके सदर साहब ये कह चुके हैं कि इस पे पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। और ये जो आपने 18 टेक्नोक्रेट के नाम पे लोग बिठा दिए जो असेंबली को आंसरेबल नहीं है, असेंबली में आ नहीं सकते, क्या ये कदम नहीं है? और आप जो अब जिस बल्दियाती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, मुझे बस 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। आप कहते हैं देहात में पंचायती सिस्टम होगा, और उसके बाद शहर में आप कहते हैं कि मेयर डायरेक्ट वोट लेकर आएगा। तो भाई यही तो अयूब ने किया था कि वो मेयर जो कराची की जिसकी आबादी 5 करोड़ है, देन वो अपना इलेक्टोरल कॉलेज बनाएगा और बाद में यही लोग जो है ना से वोट दिया करेंगे। अयूब ने भी यही कहा था। और मैं इनसे ये पूछती हूँ कि ये जो इन्होंने कहा कि गांव में पंचायती सिस्टम होगा, तो बल्दियाती निज़ाम जो पार्टी बेसिस पे होता था उसमें ये होता था कि गली मोहल्ले के ओहदेदार को हम देते हैं जो अपने इलाके में होता है और वो करता है। अब पंचायती सिस्टम होगा तो या तो चौधरियों का या उनका कोई फत्तू जीतेगा जो उनके हिसाब से फैसले करेगा, या फिर वही लोग जीतेंगे। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? Right. क्या ये इलेक्टोरल सिस्टम की तरफ का रास्ता नहीं है? मैं पूछता हूँ इनसे, लेकिन पहले तारिक भाई की तरफ जाऊंगा। जी वही कहते हैं। जी चले मैं आगे इसको कंटिन्यू बिल्कुल। अच्छा तारिक भाई, मैंने जाने से पहले पूछा था, एक तो आप ये बता दें कि बड़ा शाह महमूद कुरैशी साहब ने टिका के पॉइंट है कि अदालत से नाहल हुई है मरियम नवाज साहिबा, तो आपने उनको इतना अहम ओहदा नायब सदर का क्यों दे दिया, नंबर 1। और दूसरा ये जो आपकी चेंजेस हुई हैं, क्या आप शरीफ फैमिली के हाथ से बड़ी क़यादत निकल गई है और ऑपोजिशन लीडर भी चेंज होने जा रहे हैं, और बल्दियाती इलेक्शन में भी आप सिस्टम में भी आप बात कर सकते हैं? जी तारिक भाई। जी देखें जी, सबसे पहले तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है, मेरा ख्याल है शैला रज़ा साहिबा ने जो बात अभी की है उसकी रोशनी में अगर तो ये सारे उसूल अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो फिर ये दूसरों के इस इशू के ऊपर एतराज़ करें, चूँकि ख़ुद इनकी इम्प्लीमेंटेशन लेवल 0 है। और वो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस या इस तरह की कोई चीज़, और अभी उस्मान डार साहब कह रहे थे कि कोई माली मामलात के ऊपर नहीं बिठाया गया तरीन साहब को, बुनियादी तौर पे ठीक है उन्हें किसी माली मामलात पे नहीं बिठाया गया, लेकिन ये बात पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि उनके जो माली मामलात हैं उनकी वजह से पार्टी चल रही है, उनकी वजह से इमरान खान साहब चलते रहे हैं, उनकी वजह से इमरान खान साहब का घर चलता रहा है, उनके खर्चे चलते रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ चलते रहे हैं। और ज़ाहिर है उनकी यही फैसिलिटेशन है जिसकी बुनियाद पर अदालत से वो सारी बातें जो आपने अभी पढ़ी हैं, ये क्लियर कट कहने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी उनकी मरून मिन्नत है।
ये 10 दफ़ा भी डिस्क्वालीफाई होंगे तब भी ना इन्हें इमरान खान असूल साहब तो को कोई ना इम्तिहान हुआ कर ना सकते सर, हैं, फिर ये कोई ना असूल उनके तो ना प्रोटोकॉल हुआ, में कमी कर सकते हैं। ये तो कोई बात ना हुई। तो ये तो पूरी कौम के सामने है ना, ये तो पूरी कौम के सामने अच्छा, है आप कि जरा जो मरियम नवाज साहिबा का जवाब दे, वो इमरान कह रहे हैं खान साहब अदालत से वो भी तो डिस्क्वालीफाई हुई है, वो चलता क्यों बन गई है? सेम सवाल आप पे भी है फिर। जी मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जी, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा की जो सज़ा है वो इस वक्त सस्पेंडेड है, वो सज़ा इस वक्त वैलिड नहीं है। वो सज़ा सस्पेंड होने के बाद ही वो जेल से रिहा हुई हैं और उसके बाद वो उनका मुकदमा पेंडिंग है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब उसका आतमी फैसला आएगा तो उनकी सज़ा जो है ये ख़त्म हो जाएगी। सज़ा फिलहाल उनकी मुअत्तल है। बल्दियाती निज़ाम पे क्या आपको प्रॉब्लम है जिसकी बुनियाद पर उन्हें जरा ये भी पार्टी बता का दें। ओहदा दिया गया है। शैला साहब ने बता बल्दियाती दिया निज़ाम का जहाँ तक ताल्लुक है जी, सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्टेड पाकिस्तान के अंदर इदारे इस वक्त चल रहे थे, अब इनको ये हज़म नहीं हुए क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो पूरे मुल्क में अगर आप मजमूई तौर पे लगाएं तो तकरीबन 60 से 70% जो चेयरमैन बल्दिया के हों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के हों, वो ज़िला काउंसिल के हों, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था। तो सबसे पहले तो ये रीज़न है कि क्योंकि ये लोग बेशक वो इलेक्टेड हैं, वो वोट लेके आए हैं, लेकिन चूँकि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, लिहाजा उन्हें सस्पेंड करना, उनसे मरात लेना, उनसे तमाम फैसिलिटीज़ लेना और उन्हें घर भेजना और उसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर लगाना, ये जो बार बार बात करते हैं जनाब आवाम की राय की, आवाम की उनको हुकूक देने की, आवाम को इख्तियार देने की, ये भी सिर्फ एक ढकोसला है, ये भी एक नारा है। अगर आपने कोई चेंजेस लानी थी तो मौजूदा सेटअप में लाई जा सकती थी। अगर आपने इसको कोई इख्तियारात देने हैं, इसको अगर आप चाहते, बकौल आपके इख्तियारात नहीं हैं, बकौल आपके इस ढांचे में तब्दीली की ज़रूरत है तो उसके लिए नया इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी ढांचे को तब्दील कर सकते हैं, आप इसी ढांचे के अंदर इख्तियार दे सकते हैं, जो लोकल डेवलपमेंट है गली मोहल्ले की वो इनको दे सकते हैं, बहुत सारी और चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन चूँकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये नया सिस्टम बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका, बंदे लाना चाहते हैं। ले जी, ये बड़ी सीधी सी बात। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लूँगा, लेकिन जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो रियासत मदीना के हमारे बड़े अहम तरीन उस्मान डार भाई मेरे, मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम के एंड में कि मुझे ये ना कह दें कि जहांगीर तरीन साहब की तरह इनसे भी कोई ज़ाती खलफशार है मेरी, हालांकि ऐसा मसला कोई नहीं है, ये सब हमारे भाई, लेकिन सवाल इनसे होगा क्योंकि ये इलेक्टेड जगह पे बैठे हुई हैं इनकी पार्टी और जवाब तो उन्होंने देना है। मौज नहीं करने देंगे अवाम के पैसों के ऊपर चलने वाली असम्बली और मरात और प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर किसी हुकूमत को। अब ये है आज़ाद मीडिया, एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, मैंने आपसे कहा ब्रेक से पहले कि 50 ओवर्स के मैच में 10 ओवर हो चुके हैं इमरान खान साहब की टीम के और पोजीशन ये है कि 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 0 पे। सिर्फ मैं इस वजह से नहीं कहा कि वजारतें चेंज हुई हैं, वजारतें नाकाम हुई हैं 8 से 9, जिसमें हमारे इकनॉमिक्स के वज़ीर भी शामिल हैं बकौल गवर्नमेंट के। इसके अलावा बड़े अलार्मिंग फैक्ट्स हैं, 9 माह में बजट खसारा 1.6 ट्रिलियन, हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई रेवेन्यू बढ़ाने में, और जो इनके क्लेम्स थे वो ये थे कि टैक्स कलेक्शन डबल होकर 8 ट्रिलियन पे पहुंचेगी, नाकाम रहे इसमें। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इमरान खान साहब पे ट्रस्ट करेगी बैरून मुल्क लोग, वो अब बढ़ जाएंगे, इंक्रीज होंगे, नाकाम रहे उसके अंदर, बल्कि उनमें कमी हुई है। जो लूटी हुई अमाउंट है 200 बिलियन की वो वापस आएगी डॉलर्स में, वो नहीं हुआ। फॉरेन डेट खत्म हो जाएंगे, 10 साल तक महंगाई नहीं होगी, 10 साल टैक्स, सब कुछ खत्म हुआ। डार भाई, आपसे कोई जाती नाद नहीं मेरा, जैसा ना जहांगीर तरीन साहब से नहीं है, ये बता दें कि ये 10 ओवर्स के बाद अब कब ये चेंजेस होगी कि हम मैच जीतने की पोजीशन में आएंगे? 15वें ओवर में, 20वें ओवर में, 25वें में? कुछ सोचा भाईजान आपने? भाई हैं वैसे आप, बार बार भाई आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप ना कह दें कि आपके खिलाफ हो गए हो। जी नहीं, और मैंने कर भी क्या लेना, आपका खिलाफ हो गया, आपका क्या बिगाड़ लेना? जी जी भाई सुन तो लेना, 10 ओवर तो पहले ही आप खा गए हैं ना, 60 ओवर हैं यार, 5 सालों में 12 माह 60 ओवर बनते हैं, 50 नहीं, तो 10 ओवर तो कम से कम नहीं खाए ना, जिसमें इंशाल्लाह हमने मैच जीतना जाके। आखिरी पावर प्ले जो है ना, उसमें इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और नजर भी आएगी। देखिए सीधी सी बात है, आप जितनी भी बात कर रहे हैं डेफिसिट्स की, कामरान मैं आपसे ही पूछता हूं कि जब आपका गैस का सारा 150 अरब का होगा, 450 गैस का नाम ना लेना डार भाई, डार भाई मेरे जख्मों को छेड़ दिया आपने। जी 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 सुन तो लें यार, 80,000 का बिल है जहाँ 4,000 का आता था भाई 70 साल से। सर सुन लेना, बात पूरी कर लेने देना, फिर आप जरूर पूरा शो यहाँ पे हो गया, आज का प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो गया सर, आपका टाइम रह गया 50 ओवर, देखते हैं उसमें आप क्या गुल खिलाते हैं मेरे भाई। मुझे दीजिए कल तक इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.